नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। ऋषिकेश के नटराज चौक पर देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले लोगों में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार का नाम भी शामिल है। त्रिवेंद्र पवार एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी में शामिल होने यहां पहुंचे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं ऋषिकेश में बीती रात हुए दर्दनाक हादसे में ऋषिकेश में नटराज चौक के पास हुए इस सड़क हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा, उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार जी के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को ये असीम कष्ट सहने करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ राजनेता और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की सड़क हादसे में असामयिक मृत्यु ने समूचे राज्य को शोक में डुबा दिया है। उनके निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार का जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड के सरोकारों और जनहित के मुद्दों के लिए समर्पित किया था। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी होने की बात कही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बीजेपी भले ही तैयारी की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता निकायों में जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की तैयारी के साथ साथ सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में की जा रही देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो जहां एक तरफ अब केदारनाथ चुनाव निपटने के बाद अब बारी उत्तराखंड में निकाय चुनाव की है। हमारे हरिद्वार हमारी भी तैयारियां चल रही है। हमारे भी प्रभारी विभिन्न क्षेत्रों में जाके जिनको जिस क्षेत्र का प्रभार दिया है वहां मीटिंगें ले रहे हैं। प्रकाश जोशी जी हमारे हरिद्वार क्षेत्र की, कुंजवाल जी नैनीताल क्षेत्र की, इस तरीके से नैनवाल है प्रमोद सतीश नैनवाल जी वो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की बैठकें ले चुके हैं और पर्यवेक्षक भी अपने स्तर पर बैठकें ले रहे हैं। सरकार इसका जवाब सरकार देगी। सरकार की किस बात का भरोसा करें, कई बार हाँ कह के कई बार ना कह चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बीजेपी भले ही तैयारी की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता निकायों में जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी बीजेपी की तैयारी के साथ साथ सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में की जा रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से अब केदारनाथ उपचुनाव निपट चुका है, अब बारी निकाय चुनाव पंचायत चुनावों की है। अब ऐसे में अगर आगामी चुनाव की बात करें तो किस तरह से कांग्रेस की तैयारियां, क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल, अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट है कि निकाय चुनाव में जीतने का काम किया जाए, उसके लिए संगठन को अभी से ही मजबूत करने का काम
कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जिस प्रकार से केदारनाथ चुनाव में एकजुटता यहाँ पर देखने को मिली थी, उस एकजुटता को बनाने का काम इस समय पार्टी के स्तर पर यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जो एकजुटता अभी देखने को मिली, उसी के अनुरूप सारे निकाय चुनाव को लेकर भी बेहतर काम करे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न निकायों में जो सर्वे का काम है, उस काम को करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे आपके नैनीताल हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, या फिर दूसरी जो नगर पालिकाएं, नगर निकाय है, वहां पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता वो अपने स्तर पर जो जिम्मेदारी उनको दी गई निकाय चुनाव को लेकर, उसको लेकर सर्वे का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की इन तैयारियों का असर भी दिखने लगा और संगठन के स्तर पर भी निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो पार्टी के स्तर पर यहाँ पर हो रही है। जी, लेकिन अभय, जिस तरह से अगर देखा जाए, मंगलौर और बद्रीनाथ जीतने के बाद जो मोमेंटम एक कांग्रेस को मिला था, जो कॉन्फिडेंस आया था, जो जीत का टेम्पो मिला था, केदारनाथ हारने के बाद वो टूट गया है, उस पर एक ब्रेक लगा है। अब निकाय चुनाव में किस रणनीति के तहत उतरा जाएगा? जो केदारनाथ में हार मिली या लोकसभा चुनाव के दौरान हार मिली, कैसे उसको पलटा जाएगा? जी बिल्कुल, इसे आप कांग्रेस पार्टी के नेता हार को जरूर यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। जो हार के कारण रहे, उन हार के कारणों को भी मंथन करने के बाद कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस साथ ही एक चीज जो दोहराने का काम कर रही है, वो इस बात को दोहराने का काम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। और जो अन्य जो निर्दलीय दल रहे हैं, यह कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल के खिलाफ मुख्य विपक्षियों के साथ साथ जो दूसरे चुनाव मैदान में उतरे थे, अगर उन सभी के मार्जिन को देखा जाए तो कांग्रेस ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बढ़त बनाने का काम वहां पर किया है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे थे, उन्हें 12,000 मत यहाँ पर मिले थे। और इस बार जब मत प्रतिशत कम हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अच्छे मतों को हासिल करने का काम किया। उनका जो वोट परसेंटेज रहा है, जो मत हासिल करने का काम है, वो 18,000 से ज्यादा का उनका वोट हासिल उनकी तरफ से किए गए हैं। तो पिछली बार की तुलना में इस बार उनकी तरफ से ज्यादा मत यहाँ पर हासिल किए गए, तो कांग्रेस पार्टी से शुभ संकेत मान रही है। लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर भी आगाह कर रही है कि जिस प्रकार से विरोधियों ने यहाँ पर काम करा है, या जिस प्रकार से अन्य दूसरे विपक्षी दलों ने यहाँ पर काम करा, अगर वो एकजुटता यहाँ पर देखने को मिलती तो फिर सत्ताधारी दल के खिलाफ बड़ी जीत हासिल यहाँ पर की जा सकती थी। और निकट भविष्य में वो सब चीजें यहाँ पर ना हो, ज्यादा विरोधी यहाँ पर चुनाव मैदान में ना उतरे, उसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। जी, साथ ही अभय, क्योंकि निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, छात्र संघ चुनाव है और उसके बाद 2027 है, अब की बार रणनीति में क्या कुछ बदला जाएगा? क्या कुछ नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? क्योंकि अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में कई धड़ों में बटे होने का भी आरोप लगता आया है और बीजेपी इसी को लेकर घेरती हुई भी आई है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। निकाय चुनाव में या आगामी जो भी चुनाव हो, क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? बिल्कुल, सवाल यही है और कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को लेकर आश्वस्त है कि जो एकजुटता मंगलौर, बद्रीनाथ और केदारनाथ में देखने को मिली थी, वो एकजुटता निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगी। निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, तो ऐसे छोटी सरकारों को चुनने के लिए जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो जनता के जो मुद्दे, उन मुद्दों को उठाने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करेगी। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी मॉडल को अपनाने का काम यहाँ पर करा था। किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं, बल्कि जो केदारनाथ विधानसभा के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को ही उछालने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया था। और इस बार भी ये कह सकते हैं कि चाहे निकाय चुनाव का हो या फिर पंचायत चुनाव, कांग्रेस पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जनता की जो नाराजगी है, जनता की जो सरकार के प्रति जो इस समय कह सकता है कि जो सरकार से जिन चीजों को खपा यहाँ पर नजर आ रही है, उनको एकजुट करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और बिल्कुल, और हालांकि अभय, केदारनाथ हार भले ही गई है कांग्रेस, लेकिन अब जिस तरह से दावा यही कर रही है कि निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी है, हालांकि तैयारियां कितनी पूरी होती हैं और धरातल पर, ग्राउंड पर कितनी दिखती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महायुति की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कुशल रणनीति और महाराष्ट्र में बीजेपी की जन सेवा के प्रति संकल्प का फल बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विजयी प्रत्याशियों से फोन पर बात कर उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर दोबारा विश्वास जताकर ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को पूरे देश में अपार समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार बजट में भू कानून लाने की मांग कर रही है। सरकार बजट सत्र में भू कानून लाने की बात जरूर कह रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून लाया जाएगा, ऐसे में सरकार क्या कुछ उसमें लाती है, स्थिति अभी साफ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हर बार की तरह भूमाफिया के पक्ष में सरकार कानून लेकर आए। गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी तो हम सरकार से डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गांव के गांव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। तो एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल हटाया जाए। तो भू कानून को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंड में मांग तेज हो गई है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। इस दौरान भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार बजट सत्र में भू कानून लाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन किस तरह का ये भू कानून होगा इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। यही वजह है कि इसको अभी भी यही समझा जा रहा है कि ये जो भू कानून आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार आखिर कब लाती है और किस तरह का होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय मित्तल का। अजय, भू कानून को लेकर मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो संयोजक है मोहित डिमरी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर जो है सालों से जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो है वो जो मोहित डिमरी हैं, ये भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक, इन्होंने ऐलान कर दिया कि संविधान दिवस जो 26 नवंबर को आ रहा है उसके दिन जो है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और तमाम जो उनके साथ हैं जो लोग हैं उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर जो है उनका साथ देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है सशक्त भू कानून को लेकर जो है गंभीर नहीं है। तमाम तरह के जो आंदोलन भी प्रदेश की जनता ने किए, लेकिन सरकार पर अब जो है भरोसा उठता जा रहा है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि बजट सत्र के दौरान जो है इस पर वो लाया जाएगा, पारित किया जाएगा इसे, लेकिन उस पर अब जो है भरोसा किस बात पर करें सरकार की। तमाम तरह के जो है आंदोलन इनके द्वारा किए गए हैं, लेकिन अब जनता से जो है सरकार का जो है विश्वास उठता जा रहा है। जी, हालांकि अजय, लंबे समय से उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर भू कानून की मांग जरूर की है सरकार से। सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन भू कानून को लेकर आखिर क्या वजह कि आज तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया? देखिए, तमाम जो बातें जो है सरकार के द्वारा कही जा रही है और काफी जो है इसमें जो है पक्ष सरकार अपना रख चुकी है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन तमाम तरह के किए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि सशक्त जो भू कानून जो है उत्तराखंड की सरकार को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से इस पर हीला हवाली हो रही है तो कहीं लगता नहीं है कि तो भू कानून को लेकर सरकार जो है संजीदगा है। इनका जो संघर्ष समिति के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधानसभा में जो ड्राफ्ट जो है जनता के
जो सामने लाया जाएगा, इसको जो है पहले जनता के सामने लाया जाए, उस पर जो है जनता समीक्षा करे और पता चले कि किस तरह का वो कानून जो है सरकार ला रही है, कहीं ये भूमाफिया के पक्ष में तो नहीं है। अगर सरकार इसको हरी झंडी देती है तभी इसी को जो है पारित किया जाए भू कानून को। जी हालांकि अजय, जिस तरह से धामी सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बजट सत्र में भू कानून लाया जरूर जाएगा, लेकिन वो भू कानून कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, इसको लेकर कुछ साफ नहीं है। क्या यही वजह कि भू कानून संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं वो भूख हड़ताल करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है? देखिए, इनकी साफ तौर से एक मांग ये भी है कि जो 2018 से लेकर अभी तक जो भू कानून में संशोधन हुए हैं उसे रद्द किया जाए। इसके अलावा जो 2018 के बाद से जो है निवेश के नाम पर जो जमीनें दी गई हैं उसे भी सार्वजनिक किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो जमीनों के जो बड़े घोटाले हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं भारी लोग जो है शामिल है और प्रदेश के जो अंदर खाने जो सफेद पोस्ट लोग हैं उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ है। इसी को लेकर जो है अब संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है और 26 तारीख को संविधान दिवस के दिन जो है भूख हड़ताल पर मोदी तिवारी जो है बैठने वाले हैं। जी, अब क्योंकि भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक की तरफ से भूख हड़ताल का ऐलान किया गया, प्रशासन का क्या कुछ इसमें रुख है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर रही है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर संघर्ष समिति के लोग जो है अपनी बात को जो है सामान्य रूप से रखते हैं तो ठीक है, अगर इनकी तरफ से कोई जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा तो प्रशासन ने भी जो है अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं इन पर जो है पूरी तरह से जो है नजर रखी जाएगी। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उत्तराखंड दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश कहीं भी चले जाएं, वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परंपरा, लोक परंपरा, खान पान की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों पर ऐपड़ और गंगा दशहरा हमेशा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। कहीं भी बस जाएं, अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान, रहन सहन और अपनत्व, उसकी जो भावना है उस भावना को आज जीवंत रखते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी देश में बसे हों, वहां भी अपने जो संस्कृति है उसको लगातार जीवंत रखने का काम करते हैं। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनकी दहलीज पर आज भी ऐपड़ और गंगा दशहरा उनके द्वार पर देखने को मिल जाता है। जो हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी पहचान है। भाइयों बहनों, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी अनमोल संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। साथ ही इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक संध्या हमारे लोक जीवन और जो हमारी परंपराएं हैं उनको प्रदर्शित करती हैं। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आगे आगे फरसा लेकर चलते हैं, जिस प्रकार से उस समय की पुरानी जो कथाएं हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। मैं इस सांस्कृतिक संध्या को यादगार बनाने के लिए अपने सभी लोक कलाकारों का, सांस्कृतिक दलों का बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरी संस्कृति विभाग की टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अपनी मनमोहक परिस्थितियों के माध्यम से राज्य की जो हमारी अद्वितीय लोक संस्कृति है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और जिस प्रकार से अभी हमने स्टॉलों में देखा कि किस प्रकार से आज एक से एक अच्छे उत्पाद इन स्टॉलों में हमारे राज्य के महिला समूह के द्वारा, अन्य स्थानीय उत्पादों के द्वारा जो बनाए गए हैं, ये निश्चित रूप से मैं हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, उद्यमी हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे हस्तशिल्प और उत्पादों को आज इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रस्तुत किया है।
भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। उसी की वजह से आज चाहे कोई क्षेत्र हो, गांव हो, शहर हो, सीमांत क्षेत्र हो, और मैं कहूं तो जमीन, पाताल और आसमान, तीनों ही जगह हम नए नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है देश किस तेज गति से आगे बढ़ा है, चाहे वो आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में आज बहुत ही अभूतपूर्व रूप से देश आगे बढ़ा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक सफल योजनाएं आज भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से आज हमको आर्थिक समृद्धि आने के साथ ही बड़े स्तर पर आज रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि हम जहां 11वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और इन सवालों की हार है जो केदार भूमि खुद उठा रही है। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंड सरोकारों की बात करेंगे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूं, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहां तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूं कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है और ये तय करना पड़ेगा और बात करेंगे हम उत्तराखंड के लोगों से, क्योंकि हमारे पास जीवन का ही सीमित समय है, तो हम उसमें उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे। नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि काजी निजामुद्दीन दिल्ली कांग्रेस का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि काजी निजामुद्दीन पूर्व में राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी भी रह चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर लक्सर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंद वाला गांव में हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हर्ष फायरिंग में एक 9 साल के बच्चे की गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। खानपुर थाना पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फायरिंग करने वाले आरोपी की भी तलाश की जा रही है। सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल गांव में मातम पसरा हुआ है और बाराती भी घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। डॉक्टर कहीं ले गए
उसने कहा दौरा हो रहा, तो फिर घर ले गए, आ गए, घर ले गए, देखा गोली लग गई, फिर अस्पताल में ले गए भी लोग, तो रास्ते में एकदम टूट गया था। तो फिर पुलिस आई थी रात में, बोल गया था देखने आए थे, कोई नहीं आया घर पर। फिर उसके बाद हम गए थे सुबह, उन्होंने तहरीर का भी दी नहीं, घर पे फरार है, अभी तो दी नहीं जा रहे थे। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।